सोचिए, आपका किसी के साथ कोई बिजनेस डील हुआ और आपको एक चेक मिला। आप बैंक जाते हैं, चेक जमा करते हैं और पता चलता है कि वो बाउंस हो गया। अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। तो आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं, नोटिस भेजते हैं और जब पैसा नहीं मिलता तो आप अदालत जाते हैं। अब मामला सालों तक चलता है, जैसा कि हमारे यहाँ अक्सर होता है। हम्म। फिर एक दिन सामने वाली पार्टी कहती है, ठीक है, हम समझौता कर लेते हैं। आप भी मान जाते हैं। लेकिन फिर अदालत कहती है, बहुत अच्छा, आप दोनों ने सुलह कर ली। पर क्योंकि आपने इतनी देर से सुलह की है, इसलिए अब आपको चेक की रकम का मान लीजिए 15% जुर्माना एक सरकारी संस्था को देना होगा। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। आपका मामला तो सुलझ गया, पर सजा के तौर पर एक जुर्माना लग गया। बिल्कुल। और ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। सालों से भारत में चेक बाउंस के मामलों में कुछ ऐसा ही होता आया है। हाँ, और आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही दिलचस्प और हालिया फैसले की गहराई में उतर रहे हैं जो इस पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। ये फैसला है राजीव खंडेलवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य का। तो हमारे पास यही अदालती फैसला स्रोत के तौर पर है। हमारा मकसद ये समझना है कि इस फैसले का असल में क्या मतलब है और क्यों सालों से चले आ रहे कुछ नियम अब उतने पक्के नहीं रहे। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। जरूर। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात पर आते हैं। ये चेक बाउंस का मामला यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 है क्या? इसे आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, व्यापार भरोसे पर चलता है और चेक उस भरोसे का एक प्रतीक है। धारा 138 इसी भरोसे को कानूनी सुरक्षा देती है। मतलब अगर कोई आपको किसी लेन देन के लिए चेक देता है और वो बाउंस हो जाता है तो ये कानून हरकत में आता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि चेक बाउंस होते ही सीधे केस हो जाता होगा। इसकी कोई प्रक्रिया होगी? हाँ बिल्कुल, कानूनन अपराध बनने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, चेक को उसकी वैधता अवधि के भीतर बैंक में लगाया गया हो, जो आमतौर पर 3 महीने होती है। ठीक है। दूसरी, चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर आपको चेक देने वाले को एक लिखित नोटिस भेजना होता है कि भाई आपका चेक बाउंस हो गया है, मुझे मेरे पैसे दीजिए। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति को नोटिस मिल गया और उसके 15 दिन बाद भी उसने आपको पैसे नहीं दिए। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब ये एक आपराधिक मामला बन जाता है। आपराधिक मतलब ये सिर्फ पैसे की वसूली का सिविल केस नहीं है? नहीं, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अरे मतलब इसमें जेल भी हो सकती है? हाँ, इसीलिए ये इतना गंभीर है। इसमें 2 साल तक की कैद या चेक की राशि से 2 गुनी रकम तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे का विचार शायद ये है कि लोग चेक को हल्के में ना लें। बिल्कुल, वित्तीय अनुशासन बना रहे। ठीक है, तो ये तो हुआ कानून। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से ये नया फैसला आया। कई सालों तक इन मामलों को अदालत के बाहर निपटाने के लिए एक खास तरह के दिशा निर्देश थे। ये दामोदर एस प्रभु नाम के एक पुराने फैसले से आए थे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये कहानी का बहुत दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, भारत की अदालतों में लाखों, सच में लाखों धारा 138 के केस लंबित हैं। ये तो सिस्टम पर बहुत बड़ा बोझ है। बहुत बड़ा। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दामोदर प्रभु मामले में इस बोझ को कम करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि चेक बाउंस का अपराध कंपाउंडेबल है, यानी इसमें दोनों पक्ष आपस में समझौता कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। इससे तो मामले जल्दी सुलझने चाहिए थे। हाँ, इरादा तो यही था, लेकिन अदालत ये भी चाहती थी कि लोग जल्दी समझौता करें, मामले को सालों तक खींचे नहीं। इसलिए उन्होंने देर से समझौता करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए जुर्माने की एक वर्गीकृत योजना बनाई। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तो ये एक तरह से कोर्ट केस को निपटाने के लिए लेट फीस जैसा था। अगर जल्दी सुलझा लो तो ठीक, वरना जुर्माना भरो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये एक लेट फीस सिस्टम ही था। नियम कुछ ऐसे थे, अगर मामला पहली दूसरी सुनवाई में ही सुलझ जाए तो कोई जुर्माना नहीं। ठीक है। अगर मामला बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने सुलझता है तो चेक की रकम का 10% जुर्माना। और अगर अपील में गया तो? अगर मामला अपील में सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में सुलझता है तो 15%, और अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है तो 20%। और सबसे अजीब बात, जैसा हमने शुरू में कहा, ये पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जिसका चेक बाउंस हुआ था। यही इसका सबसे अनोखा पहलू था। ये पैसा संबंधित राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण, मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जाता था, जिसका काम गरीबों को कानूनी सहायता देना। हाँ, अदालत ने ये नियम बनाने के लिए
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया था। ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरह की सुपर पावर है, जो उसे तब पूर्ण न्याय करने की शक्ति देती है जब कोई स्पष्ट कानून न हो। तो ये जो लेट फीस वाला सिस्टम था, ये हमें सीधे नए मामले यानी राजीव खंडेलवाल के केस तक लाता है। यहाँ क्या हुआ, इसकी कहानी क्या है? हाँ, तो इस मामले में एक व्यक्ति राजीव खंडेलवाल को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया। उन्होंने अपील की और सेशंस कोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। तो ठीक है, हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात कैसे पहुंची? यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। हाई कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान खंडेलवाल और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौता हो गया। अच्छा, तो मामला सुलझ गया? हाँ, दोनों पार्टियों में सुलह हो गई। इस आधार पर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी तो कर दिया, लेकिन दामोदर प्रभु के फैसले का हवाला देते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे चेक राशि का कुछ प्रतिशत जुर्माना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करें। अरे, मतलब मुख्य मुद्दा सुलझ गया, शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी एक अलग जुर्माना उन पर लटक रहा था। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो उनकी दलीलें क्या थी सुप्रीम कोर्ट में? उनके वकील ने कुछ बहुत दमदार तर्क दिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये था कि दामोदर प्रभु के दिशा निर्देश अनुच्छेद 142 का उपयोग करके बनाए गए थे। ये एक विशेष मामले में न्याय करने के लिए था। इसे हर भविष्य के मामले के लिए एक बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता। एक मिनट, बाध्यकारी मिसाल का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा नियम था जिसे हर निचली अदालत को मानना ही पड़ता था, चाहे उस केस के हालात कुछ भी हों। बिल्कुल, ये एक तरह से वन साइज फिट्स ऑल कानून बन गया था। और खंडेलवाल के वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का इरादा ये नहीं था। सही बात है। उनका दूसरा तर्क बहुत व्यवहारिक था। अगर आप देर से समझौता करने पर इतना भारी जुर्माना लगाएंगे तो लोग समझौता करने से ही कतराएंगे। वो सोचेंगे कि जब जुर्माना भरना ही है तो केस को अंत तक लड़ते हैं। ये तो उल्टा असर हो गया। जिस चीज को मामले सुलझाने के लिए बनाया गया, वही सुलह में रुकावट बन रही थी। सही पकड़ा। तीसरा तर्क मानवीय था। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ये जुर्माना भर सके। और चौथा तर्क? चौथा, जो शायद सबसे तार्किक था, कि जिस व्यक्ति को मूल रूप से पैसा मिलना था, यानी शिकायतकर्ता, उसे इस समझौते से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एक तीसरी पार्टी के लिए पैसा क्यों वसूला जा रहा है, खासकर जब दोनों मुख्य पक्ष सहमत है। ये सारे तर्क तो काफी ठोस लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर क्या प्रतिक्रिया दी? अदालत इन दलीलों से पूरी तरह सहमत हुई और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने सालों से चली आ रही प्रथा को बदल दिया। उन्होंने साफ कहा, दामोदर एस प्रभु का फैसला एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है। वाह, ये अदालतों के लिए एक दिशा निर्देश था, कोई कठोर कानून नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि सालों से जो लेट फीस वाला सिस्टम एक सख्त नियम की तरह लागू हो रहा था, वो अब अनिवार्य नहीं रहा। हाँ, अनिवार्य नहीं रहा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने लचीलेपन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्याय को फॉर्मूले में नहीं बांधा जा सकता। हर मामले के अपने तथ्य होते हैं और जज को उन्हीं के आधार पर फैसला करना चाहिए। इसे न्यायिक विवेक कहते हैं। मतलब जज को अपनी समझ और सूझबूझ से फैसला लेने की छूट। बिल्कुल। अब जज ये देखने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या जुर्माना लगाना वाकई जरूरी है। वो देख सकते हैं कि पार्टियों की आर्थिक स्थिति क्या है, समझौते में इतनी देर क्यों हुई, क्या कोई जानबूझकर मामले को खींच रहा था। तो इस खास मामले में खंडेलवाल के केस में जुर्माना रद्द कर दिया गया। हाँ, रद्द कर दिया गया। अदालत ने देखा कि उनकी भुगतान करने में असमर्थता और शिकायतकर्ता की सहमति, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कारक थे। तो संक्षेप में यह नया फैसला मूल रूप से ये कहता है कि चेक बाउंस के मामलों को देर से निपटाने पर जो अनिवार्य लेट फीस लगती थी, वो अब जज के विवेक पर निर्भर करेगी। सही कहा। अब ध्यान एक प्रक्रियात्मक दंड से हटकर दोनों पक्षों के बीच हुए वास्तविक समझौते और न्याय पर केंद्रित हो गया है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ चेक बाउंस के मामलों के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा संकेत है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है। अगर दो लोग आपस में मामला सुलझाना चाहते हैं तो कानून को उनके रास्ते में एक और बाधा बनकर खड़ा नहीं होना चाहिए। ये व्यवहारिक न्याय की जीत है, कागजी कार्रवाई पर। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। नियम और दिशा निर्देश इसलिए बनाए जाते हैं ताकि व्यवस्था में एकरूपता आए,
लेकिन कभी-कभी वही नियम वो असली न्याय के रास्ते में आ जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन है। एक तरफ हमें ऐसे नियमों की ज़रूरत है जो लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करें, और दूसरी तरफ हमें इतनी गुंजाइश भी रखनी होगी कि न्याय हो सके, सिर्फ नियमों का पालन ना हो। ये फैसला उस गुंजाइश को फिर से स्थापित करता है और ये हमारे लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। एक कानूनी प्रणाली में हम मददगार दिशा निर्देशों और उन कठोर नियमों के बीच रेखा कहाँ खींचते हैं जो एक निष्पक्ष परिणाम में बाधा डाल सकते हैं? बिल्कुल, ये फैसला शायद इसी सवाल का एक जवाब देने की कोशिश है कि न्याय का असली मकसद सुलह कराना है, सजा देना नहीं।